तो हेलो फ्रेंड्स, एजी दिस साइड। तो वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद एजी। तो आज हम लोग कहाँ से देखेंगे, जो पार्ट 2 है उस वीडियो का, मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो पार्ट 2 है वो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग कल देखे थे कि जो IUPAC नोटेशन है कि मतलब कोई भी अगर एलिमेंट है जिसका 100 के ऊपर अगर एटॉमिक नंबर रहता है तो उसका मतलब कैसे हम लोग नाम लिखते हैं जब तक ना उसका ऑफिशियल नाम कोई IUPAC की तरफ से घोषणा किया जाए। तो उसके लिए हम लोग देखते थे कि डिजिट कैसे मतलब यूज़ करें और इसका जो नाम है उसको क्या दिया जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई एक एलिमेंट को उठाता हूँ, जैसे कि 110 वाला एलिमेंट को मैं उठा रहा हूँ। तो 110 वाला एलिमेंट को मैं एक चीज़ कर रहा हूँ कि कैसे इसका नाम देना है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो होता है ये 1 वाला का, तो वो अन लिखते हैं। फिर अगर 1 हुआ तो उसको भी फिर से अन लिखते हैं। फिर इसको क्या लिखते हैं, 0 को नील लिखते हैं, नील। और फिर IUM हम लोग लिख देते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं अन नीलियम। ओके, तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद जो हम लोग को ये चीज़ है कि कैसे हम लोग को ये वाला IUPAC का जो ऑफिशियल नेम है वो कैसे याद रखें। तो वो ऐसे याद रखते हैं हम लोग कि मेंटेन, मेंडेलिवियम मेंटेन, नो लॉ, लॉरेंशियम लॉ, रदरफोर्ड डूब गया सागर में, तो सी बॉर्गियम तो सागर में। ओके, फिर भाई, बोहरियम भाई, हस मत, हस मतलब हास्यम, मत मतलब मेरिटनेरियम, मेरिटनेरियम। फिर धोसा खा रहा, डाम स्टेडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, धोसा खा रहा। राहुल गांधी, RG राहुल गांधी, कोने में, CN कोने में। तो ऐसे करके हम लोग इस चीज़ को याद रखते हैं। इसके बाद जो रहता है कि निहोनियम से ये जो ऑर्गेनिज्म तक रहता है, ये सारा कुछ P ब्लॉक में हम लोग पढ़ते हैं। तो P ब्लॉक में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम दिए जाते हैं कि लास्ट में वो वाले सारे ये कुछ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है। तो ये सारे 6 क्या कहाँ से आते हैं, ये सारे 6 P ब्लॉक में आते हैं। तो ये सारे P ब्लॉक में जब हम लोग कवर करेंगे तब हम लोग ये चीज़ को याद कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग को ये चीज़ यहाँ तक याद रहना चाहिए। और जो 2020 का जो क्वेश्चन था वो यहाँ से लेके यहाँ तक के अंदर ही था। शायद एक यहाँ से भी था, शायद उतना याद नहीं मुझे खास, लेकिन हाँ ये मतलब ये सारे चीज़ अगर आपको याद हो जाता है तो इसके बाद ये वाला याद करना उतना खास नहीं है। जब हम लोग P ब्लॉक पढ़ेंगे तब हम लोग देख लेंगे कैसे हम लोग ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Thus the new element first gets a temporary name with a symbol consisting of 3 letters। तो पहले जो हम लोग बताएं कि हाँ जो एलिमेंट रहता है जो पहले डिस्कवर होता है उसको पहले एक टेम्पोररी नाम दिया जाता है, जो कि मतलब एक नोटेशन के मतलब ये होता है, IUPAC जो एक नोटेशन निकाला है उसके मतलब अनुसार ही होता है। ठीक है, तो विद सिंबल कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेटर्स। ठीक है, उसके बाद लेटर परमानेंट नेम एंड सिंबल आर गिवन बाय अ वोट ऑफ IUPAC रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कंट्री। मतलब उसके बाद क्या किया जाता है, वोटिंग किया जाता है कि कौन सा नाम ज्यादा सूट कर रहा है इसको, या कौन सा नाम रखना चाहिए। तो ज्यादा जिसमें नाम में वोट पड़ता है उसी को इसका फाइनल नेम किया जाता है, जो परमानेंट नेम रहता है। द परमानेंट नेम माइट रिफ्लेक्ट द कंट्री और द स्टेट ऑफ कंट्री, मतलब कौन सा कंट्री में ये मतलब बनाया गया था या कौन सा स्टेट में बनाया गया था कंट्री का। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कहाँ से, इसके बारे में हम लोग जान पाते हैं इस चीज़ से। फिर उसके बाद क्या है, इन विच द एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड और पे ट्रिब्यूट टू अ नोटेबल साइंटिस्ट। मतलब नोटेबल कोई अगर साइंटिस्ट को अगर ट्रिब्यूट देना हो तो ऐसा नहीं है कि उसी ने डिस्कवर किया है, लेकिन हाँ मतलब उसने साइंस के फील्ड में बहुत कुछ किया है, तो उसके मतलब ट्रिब्यूट देने के लिए हम लोग उसका नाम इसको दे सकते हैं। एज ऑफ नाउ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 118 हैव बीन डिस्कवर्ड। ऑफिशियल नेम ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय IUPAC, मतलब अनाउंस कर दिया गया है ऑलरेडी ऑफिशियल नेम्स। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट वुड बी द IUPAC नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 120। तो 120 के अनुसार अगर हम लोग बोलेंगे तो इसको क्या रखेंगे हम लोग नाम, अन फिर बाय, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, नील, NILL, फिर IUM लगा देंगे। तो यही हो गया। तो ये देख सकते हैं आप लोग, अन बाय नीलियम। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक एंड द पीरियोडिक टेबल। सो अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार जो पीरियोडिक टेबल में हम लोग लिखते हैं वो चीज़ को हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो in the preceding unit we have learned that an electron in an atom is characterized by a set of 4 quantum number। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 4 क्वांटम नंबर से डिसाइड किया जाता है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n defines the main energy level known as cell। We also have studied about the filling of electrons into different subshell, also referred to as orbital, जिसको हम लोग s, p, d and f बोलते हैं in an atom। The distribution of electrons into orbital of an atom is called its electronic configuration। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे ऑर्बिटल्स में फिलअप करें उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आप लोग ये चीज तो पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। तो यहाँ से हम लोग उसी का आइडिया लेते हैं कि हाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कैसे ऑर्बिटल्स में फिलअप करें।
तो उसका बहुत सारे रूल्स भी होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फिर हुंड्स रूल, ये सारा कुछ जो रहता है इसके अकॉर्डिंगली ये सारे कुछ फिलअप होते हैं. एंड एलिमेंट्स लोकेशन, an element's location in the periodic table reflects the quantum numbers of the last orbital field. तो जो एलिमेंट का लोकेशन रहता है वो कौन रिफ्लेक्ट करता है? क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट ऑर्बिटल फील्ड. In this section we will observe a direct connection between the electronic configuration of the elements and the long form of the periodic table. ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन पीरियड्स क्या बोला जा रहा है कि द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ n फॉर द आउटरमोस्ट और वैलेंस शेल. इन अदर वर्ड्स, तो जो सक्सेसिव पीरियड रहता है, द सक्सेसिव पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल इज एसोसिएटेड विद द फिलिंग ऑफ द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल. मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि मतलब जो सक्सेसिव पीरियड रह रहा है पीरियोडिक टेबल में, वो सारे किसके साथ एसोसिएटेड है? वो सारे कुछ एसोसिएटेड है नेक्स्ट जो हायर प्रिंसिपल एनर्जी है उसके साथ. मतलब विद द फिलिंग ऑफ द नेक्स्ट हायर एनर्जी, जो नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल एनर्जी का लेवल है उसके एसोसिएशन में बनाया जाता है सक्सेसिव पीरियड. तो इट कैन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट कैन बी रेडिली सीन दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. मतलब कितने सारे एलिमेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि रेडिली सीन दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड, कितने मतलब देख सकते हैं एलिमेंट्स एक पीरियड में. वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से निकालते हैं, अवेलेबल इन द एनर्जी लेवल दैट इज बीइंग फिल्ड. द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट्स विद द filling of the lowest level that is 1s and therefore has two elements hydrogen and helium. ठीक है, जैसे 1 n is equals to 1 तो उसका डबल कर देंगे 2, मतलब 2 वहां पे रहना चाहिए. When the first cell K is completed, the second cell n is equals to 2 starts with lithium and the third electron enters the 2s orbital. तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? तो the next element beryllium has 4 electrons and has the electronic configuration 1s2 2s2. Starting from the next element boron, the 2p orbital are filled with electrons when the L shell is completed at neon. मतलब ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग प्रोग्रेसिवली कैसे फील कर रहे हैं. एक बार पहले हम लोग फील कर रहे हैं यहाँ पे K शेल को, K शेल के बाद हम लोग फील कर रहे हैं कि हाँ K फिर L, फिर यहाँ पे आएगा M, फिर N, ऐसे करके हम लोग फिलअप करते जा रहे हैं. ठीक है, thus there are 8 elements in the second period. तो 8 elements कैसे सेकंड पीरियड में आया कि 2s2 and 2p6, मतलब पूरा कंप्लीटली फिल हो गया 2s2 and 2p6, मतलब 2 और 6, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है? 8 आता है. तो 8 एलिमेंट सेकंड पीरियड में है. फिर थर्ड पीरियड में क्या? n is equals to 3 begins at sodium and the added electrons enters at 3s orbital. A successive filling of 3s and 3p orbitals gives rise to the third period and of 8th element from sodium to argon. मतलब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जो प्रोग्रेसिवली फिलअप किया जा रहा है कि हाँ सोडियम जो स्टार्ट हो रहा है 3s से, तो 3s फिर 3p फिर 3d, ये सारे को अगर आप ऐड करेंगे तो 3s में 2 एकोमोडेट हो सकता है, 3p में 6 और 3d में 10. तो अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना आता है? 18 आता है. तो 18 एलिमेंट्स फाइंड किए जाते हैं उसमें भी. तो इसको भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि द थर्ड पीरियड बिगिंस एट सोडियम एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन सक्सेसिव फिलिंग ऑफ 3s and 3p गिव्स राइज टू द थर्ड पीरियड ऑफ 8 एलिमेंट्स फ्रॉम सोडियम टू आर्गन. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि 3s 3p को हम लोग कंसीडर करते हैं, 3d को कंसीडर नहीं करते. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास इतने 3d ऑर्बिटल्स नहीं रहते हैं. मतलब 3d ऑर्बिटल्स रहते तो हैं लेकिन वो सारे कुछ क्या होते हैं? वो सारे कुछ वैकेंट होते हैं. तो यहाँ पे 3s और 3p को ही हम लोग कंसीडर करते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कितना देख सकते हैं? 8 एलिमेंट्स ही देख सकते हैं. तो थर्ड पीरियड बिगिंस एट सोडियम, ये तो समझ में आ गया. फिर उसके बाद क्या देखते हैं? 8 एलिमेंट्स देख पा रहे हैं. ठीक है, फिर द फोर्थ पीरियड स्टार्ट्स एट पोटेशियम एंड एडेड इलेक्ट्रॉन्स फिल अप द 4s ऑर्बिटल. Now you may note that the 4p orbital is already filled. Note that before the 4p orbital filling of 3d orbitals becomes energetically favored. मतलब यहाँ पे हम लोग क्या रूल फॉलो करते हैं? जो हम लोग का ये वाला रूल रहता है कि यहाँ पे हम लोग पहले 1s, फिर यहाँ से नीचे 2s, फिर 2p, यहाँ पे फिर 3s, 3p, 3d, यहाँ पे 4s, 4p, 4d, 4f, ऐसे करके जो हम लोग लिखते हैं. फिर 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, मतलब ऐसे करके जो लिखते हैं. यहाँ पे कैसे फिलअप करते हैं? पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p, फिर 4f 5d, फिर 5f, फिर 5g, मतलब ऐसे करके फिलअप होता है. तो ये सारी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने सारे एलिमेंट्स होंगे. तो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम लोग ये देख लेते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है? दिस स्टार्ट्स 3D ट्रांजिशन सीरीज. तो मतलब ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ से मेरा 4 n is equals to 4 जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हम लोग का ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होता है. मतलब ये पीरियड क्या बोल सकते हैं हम लोग? पीरियड इज इक्वल्स टू फोर्थ पीरियड. तो फोर्थ पीरियड से 3D ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होता है. This starts from scandium 21 which has the electronic configuration 3d1 4s2. The 3d orbitals are filled at zinc. Zinc में पूरा कंप्लीट हो जाता है. Zinc 30. तो ये हम लोग D ब्लॉक में देखेंगे with electronic configuration 3d10 4s2.
The fourth period ends at krypton with the filling of 4p orbitals. Altogether we have 18 elements in this. तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे 4s 4p और उसके साथ 3d कंसिडरेशन में आता है। मतलब यहाँ पे हम लोग जो 3D लिखे थे वो 3D इसके टाइम में फिलअप नहीं हो रही है, तो वैकेंट था तब पहले। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में यहाँ पे जब उसका बाद वाला एलिमेंट्स आने लगे तो वो वाला 3D में फिलअप होने लग गया, तो 3D 10 हो गया उसके बाद, इसीलिए। ठीक है, तो ये समझ में आया हम लोग को। अब क्या होता है कि द फिफ्थ पीरियड बिगिनिंग विथ रूबिडियम इज सिमिलर टू द फोर्थ पीरियड एंड कंटेन्स द 4D ट्रांजिशन सीरीज। मतलब सिमिलरली वही चलते जा रहा है, तो इसको चीज को हम और एक्सटेंड नहीं करना चाह रहे कि हाँ मतलब ट्रांजिशन सीरीज, इनर ट्रांजिशन सीरीज, लैंथेनॉइड सीरीज, ये तो हम लोग का डी ब्लॉक में पूरा पार्ट आता ही है, तो डी ब्लॉक में हम लोग ये सारा चीज को कवर कर लेंगे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत ही मतलब एक ही टाइप का चीज है कि एक एक करके फिलअप हो रहा है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 3.2। सो हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो 18 एलिमेंट्स कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो अगर n इज इक्वल टू 5 रहा तो l इज इक्वल टू 0 1 2 3 आएगा। मतलब यहाँ पे क्या कह रहेगा, यहाँ पे रहेगा हम लोग अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे आएगा क्या 5s, फिर उसके बाद 5p, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 5 फिर 4d आएगा और फिर उसके बाद 3f आएगा। तो ये समझ में आ गया। तो द ऑर्डर इन विच द एनर्जी ऑफ द अवेलेबल ऑर्बिटल 4d 5s एंड 5p इंक्रीजेस इज 5s, उसके बाद 4d, उसके बाद 5p। तो ये सारा कुछ वो जो हम लोग ये लिखते हैं, मतलब अबव प्रिंसिपल जो लिखते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको सजा सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल आर 9। तो यहाँ पे कितना ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, वो 9 है। जैसे कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, तो मतलब 3 और 5 8 और 1 9, मतलब 9 ऑर्बिटल्स खाली है। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, 9 into 2 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छा बात है। अब ग्रुप वाइज जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है वो तो बहुत ही आसान रहता है, वो तो कुछ मतलब ज्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है कि हाँ ग्रुप वाइज हम लोग को, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एक ग्रुप में देख लेते हैं कि कितना है। तो ग्रुप में एक बार याद दिला दूं तो ग्रुप हम लोग ऐसे याद किए थे कि हाँ जो नीचे वाला जो रहता है, मतलब जो हम लोग का कलम रहता है उसको हम लोग क्या रहता है कि वर्टिकल कलम जो रहता है उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स में क्या हम लोग बोलते हैं, उसको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। हम लोग उन लोग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहता है, NS1। उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर के अनुसार ये मतलब दिया हुआ है 3 11 19 37 55 87। तो ये सारा कुछ भी याद करने का टेक्निक है मैजिक नंबर से। 3 के बाद अगर आप 8 जोड़ोगे तो 11 आएगा, उसके बाद फिर से 8 जोड़ोगे तो 19 आएगा, उसके बाद फिर से 18 जोड़ोगे तो 37 आएगा, उसके बाद फिर से 18 जोड़ोगे तो 55 आएगा, उसके बाद 32 जोड़ोगे तो 87 आ जाएगा। तो ये मैजिक नंबर मैंने पहले बताया था कि 2 8 18 18 32 फिर से आएगा, 8 8 दो बार, 18 18 दो बार, फिर 32 दो बार आ सकता है, वो देखेंगे। ठीक है, वो हम लोग को उतना भी जाने की जरूरत नहीं है, अभी तक 32 तक हमको याद रखना बस। तो मतलब 2 8 8 18 18 32। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाँ thus it can be seen that the properties of an element have periodic dependence upon its atomic number and not on relative atomic mass। मतलब atomic mass के ऊपर डिपेंडेंसी है ही नहीं, किसमें डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंस ऑन एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग, SPDF ब्लॉक्स। ठीक है, तो अबव प्रिंसिपल जो मैंने बताया कि हाँ एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स provide theoretical foundation for the periodic classification. The elements in a vertical column of the periodic table constitute a group or family and exhibit similar chemical behavior. This similarity arises because these elements have the same number and the same distribution of electrons in their outermost orbital. We can classify the elements into 4 blocks. किसमें क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट आर बीइंग फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये सारा कुछ तो मतलब बहुत ही मतलब वो है कि यहाँ से कभी भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि इस ब्लॉक में क्या क्या होगा। तो ये तो सारा कुछ हम लोग एक ब्लॉक के अनुसार ही पढ़ते हैं। तो देख लीजिए आप लोग एक पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक इसको कहते हैं, P ब्लॉक इसको कहते हैं, D ब्लॉक इसको कहते हैं एंड F ब्लॉक इसको कहते हैं, और हाइड्रोजन अलग से होता है। तो मतलब हम लोग को सारा कुछ अलग अलग चैप्टर में पढ़ना है। S ब्लॉक का एक अलग से चैप्टर होगा, हाइड्रोजन का एक अलग से चैप्टर होगा, D ब्लॉक अलग से चैप्टर है, P ब्लॉक अलग से चैप्टर है, और यहाँ पे F ब्लॉक भी D ब्लॉक के साथ हम लोग अलग से पढ़ते हैं। ठीक है,
यहाँ पे जो मेटल्स नॉन मेटल्स दिया हुआ है तो उसके बारे में भी हम एक बार बता देते हैं कि हाँ, जो राइट लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, ज़्यादातर एलिमेंट जो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है वो सारा कुछ कितना रहता है, मेटल्स होता है। तो ये जो एस ब्लॉक है इसमें सारे मेटल्स हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे 13th जो ग्रुप है उसमें भी बोरॉन को छोड़ के, बोरॉन आप लोग जब पढ़ोगे एनसीईआरटी में जो 13th ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग, तब वहाँ पे देखेंगे कि बोरॉन में लिखा है कि बोरॉन इज अ टिपिकल नॉन मेटल, ठीक है, तो वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो बोरॉन इज अ टिपिकल नॉन मेटल, उसके बाद जितने हैं सारे कुछ मेटल है। फिर इसमें भी ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तो यहाँ पे एम्फोटेरिक हो जाते हैं। इन दोनों को छोड़ के, मतलब इन लोगों को हम लोग मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जो आते हैं उसके बाद सारे कुछ मतलब टिन, लेड एंड फ्लोरोवियम, ये सारे कुछ क्या है, ये सारा कुछ फिर से मेटल है। तो ये लैडर जैसा आप याद रख सकते हो कि हाँ, लैडर जैसा है कि एक एक के बाद छोड़ के ये आएगा। तो यहाँ पे लास्ट जो 18th ग्रुप है, 18th ग्रुप में सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ है गैसेस। इसमें सारा कुछ है क्या, सारे कुछ इसमें गैसेस है, ठीक है। तो जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेसॉन, सारा कुछ क्या है, इसमें गैस है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से ये जो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर इसमें फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलिनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा कुछ क्या है, नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं किसमें, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि हाँ, ये तो हम लोग को पता है कि एस ब्लॉक क्या होता है। तो एक बात हम बता देते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रख सकते हैं, NS1 से 2 होता है इसमें एस ब्लॉक में। पी ब्लॉक में क्या होगा, पी ब्लॉक में होगा NS2 तो कंप्लीट होना ही है, और उसमें NP 1 से 6 में कुछ भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला में हम लोग देखते हैं कि हाँ, नोबेल गैसेस रहता है। हेलोजन फैमिली किसको कहते हैं, ग्रुप 17 को। चैल्कोजन किसको कहते हैं, ग्रुप 16 को, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग को पता है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक सब कुछ पढ़ेंगे तब। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक एरर है एनसीईआरटी में जहाँ पे लिखा है कि n-1d 1 से 10, NS 0 से 2। तो ये कभी भी इन लोग ने मतलब अभी तक ये नहीं किया। अभी भी नया एडिशन भी आ गया, 2022-23 का भी बुक आ गया, लेकिन अभी भी इन लोग ने इस चीज़ को करेक्ट नहीं किया है। तो n-1d 1 से 10 और NS अभी तक इन लोग 0 से 2 लिखते हैं। 0 क्यों लिखते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। 0 लिखते हैं लोग पैलाडियम के लिए, क्योंकि पैलाडियम को जो रहता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे s ऑर्बिटल में 0 रहता है, और जो 4d जो रहता है, 4d पूरा कंप्लीटली फिल्ड रहता है। तो हाँ, 1 से पूरा 10 तक रहता है वो, तो इसीलिए वो लोग 0 लिखते हैं। लेकिन ये तो एक एक्सेप्शनल केस है पैलाडियम। तो जनरली जो होता है, जनरली 1 से 2 होता है, सिर्फ पैलाडियम के लिए ही 0 रहता है एस में। तो इसके लिए इसको इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो शायद इसको जब हम लोग डी ब्लॉक में पढ़ेंगे तब तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ, वहाँ पे NS 1 से 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दे आर ऑल मेटल्स, ये तो सारा कुछ ठीक है। दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस, तो ये तो सारा कुछ प्रॉपर्टीज है। एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, पैरामैग्नेटिज्म, सब कुछ है कि हाँ, ये लोग कैटलिस्ट के जैसा भी यूज करते हैं। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है जनरली, ठीक है। फिर इसके बाद और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, इसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते उसके बारे में हम लोग डी ब्लॉक में देखेंगे कि इसको हम लोग क्यों नहीं कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स अलग से आता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम लोग एफ ब्लॉक मतलब उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है ये देख लीजिए। लैंथेनॉइड सीरियम 58 से स्टार्ट होकर ल्यूटेशियम 71 तक, और एक्टिनॉइड जो है वो थोरियम 90 से स्टार्ट होकर लॉरेंशियम 103 तक होता है। ये सारा कुछ याद रहना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है। जो लैंथेनॉइड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो लैंथेनम से स्टार्ट नहीं होता है, याद रखिएगा, क्योंकि लैंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है। सीरियम से स्टार्ट होता है जो 58 है, और ल्यूटेशियम तक खत्म होता है जो 71 है। इसमें बीच में अगर आप लोग गिन लेंगे तो देखिए 58, 59, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, मतलब यहाँ पे 14 एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पता भी है कि इनर ट्रांजिशन में कितना रहता है, 14 एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो 14 और 14 नीचे में एक्टिनॉइड्स में भी 14 रहते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गए, 28 आ गए। अब यहाँ पे एक चीज जो मतलब आप लोग को बाद में शायद नहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था एमसीक्यू फॉर्मेट में, द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, शायद नीट में आया था कि उसको क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनिक कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम कहते हैं, कि ऐसा टाइप का ऑप्शन बना दिया था। लेकिन हाँ, ट्रांस यूरेनियम कहते हैं। तो IUM आपको तो याद ही रहना चाहिए कि IUM हम लोग हमेशा यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रॉब्लम 3.3 में, द एलिमेंट Z is equals to 117 and 120 have not been yet discovered. In which family or group would you place these elements in and also give the electronic configuration in each case? तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मतलब बहुत ही ज्यादातर देखा जाता है। तो कैसे हम लोग इस चीज को करेंगे कि जब हम लोग को अगर एटॉमिक नंबर के बारे में पता चल गया, तब हम लोग कैसे उसका मतलब ग्रुप डिसाइड करें या पीरियड डिसाइड करें। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक आप लोग को बताता हूं, तो वो ट्रिक आप लोग प्लीज यहाँ पे नोट कर लीजिएगा।
कि अगर उसका एटॉमिक नंबर सपोज यहाँ पे जो दिया हुआ है 117, तो मैं एक करके बता रहा हूँ, जो दूसरा वाला है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा 120 वाला, मैं 117 वाला बता रहा हूँ। तो ये वाला आप देख लीजिए, इसका जो एटॉमिक नंबर मैं इसको Z मान लिया हूँ एलिमेंट को, तो इसका 117 रह रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें करेंगे हम लोग, पहले हम लोग को ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि हम लोग को हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, तो ये सारा चीज़ हम लोग को याद रहना है। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो याद रखना पड़ेगा, और ये याद रखना बहुत आसान भी है। तो इसमें 2, इसके बाद 10, इसके बाद कितना आएगा, इसके साथ आप फिर से 8 जोड़ेंगे तो ये 18 आएगा, इसके साथ 18 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, इसके साथ फिर से 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा, और इसके साथ फिर से अगर आप 32 जोड़ेंगे तो 86 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये याद रखना कि 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये तो याद रहता है ये सबको, इसमें क्या बड़ी बात है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 10 18, ये तो मैंने जैसे बताया कि 2, फिर उसके साथ 8 जोड़िए 10, फिर उसके साथ 18 जोड़िए 8 जोड़िए, फिर से माय मिस्टेक, 8 जोड़िए तो 18, फिर उसके साथ 18 जोड़ेंगे तो 36, फिर उसके साथ 18 जोड़ेंगे तो 54, उसके साथ 32 जोड़ेंगे तो 86। ठीक है, तो ये आ गया। अब इस चीज को आप लोग को याद रखना है, ये अगर आपको याद आ गया तो कोई भी अगर एटॉमिक नंबर बता देंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को एक चीज लिखना पड़ेगा, इसके बाद ये लिख लिया, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि 117 के सबसे नजदीक कौन सा है। तो आप लोग को देख सकते हैं कि 86 सबसे नजदीक इसका एटॉमिक नंबर है। तो एक काम कीजिए, 117 से 86 को माइनस कर दीजिए, तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 से 6 माइनस होगा तो 1, यहाँ पे 11 से 8 माइनस होगा तो 31। ठीक है, ये आ गया 31। तो 31 अगर आ गया तो मतलब हम लोग को क्या करना है कि 31 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को एकोमोडेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, तो पहले तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि हाँ ये तो रेडॉन आ गया यहाँ पे। ठीक है, रेडॉन 86 तो आ गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे S, उसके बाद F, उसके बाद D और उसके बाद P। तो इस ऑर्डर को आप लोग प्लीज चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इसको चेंज कर दिए तो ये गलत हो जाएगा। SFDP ऐसे याद रखना है, SFDP। ठीक है, तो ये अब अगर याद रख लिए, अब इसके बाद क्या रखना है, इसके बाद क्या लिखना है हम लोग को, इसके बाद लिखना है कि ये वाला जो 6 है, ये 6 किस में था, ये 6 जो है ये वाला, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, +1 करेंगे। जैसे ये वाला रेडॉन था, रेडॉन उठाए थे तो ये 6 होगा, तो 6 के साथ 1 ऐड करेंगे तो ये 7 आएगा। P में भी आप लोग को 7 लिखना है, तो 7S और 7P आ गया। अब D में जो था वही लिखना है 6, और इसमें एक कम लिखना है तो 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसमें एकोमोडेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे एकोमोडेट करना। तो आप लोग को पता है कि S में 2 आता है तो 2 आ गया। अब 29 खाली है, 29 खाली है तो यहाँ पे 14 दे देंगे, 14 यहाँ पे दे दिए तो क्या बचा, 16 हो गया खत्म। अब यहाँ पे 10 दे देंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 26। अब 26 हो गया तो 5 बचा है तो 5 यहाँ पे दे देंगे, तो ये हो गया 7p5। तो लास्ट वाला जो है इसमें p5 आ रहा है, तो 7p5 मतलब ये कौन सा फैमिली ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, ये मतलब अगर फैमिली भी बोलना होगा तो फैमिली होगा ये हैलोजन फैमिली। तो आप लोग अब अगर देख सकेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे, देख लीजिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग ने लिख लिया है। यहाँ पे जो दिया हुआ है कि रेडॉन, रेडॉन देखिए चेक करते रहिए। फिर यहाँ पे क्या 7s2 आ गया, फिर यहाँ पे 5f14 आ गया, 5f14 यस करेक्ट, फिर उसके बाद 6d10 आ गया, एकदम करेक्ट आ गया, और उसके बाद देखिए 7p5 भी आ गया। हाँ ये ऑर्डर सही नहीं है, लेकिन इसको ऐसे करके याद रखेंगे तब आपका अगर इलेक्ट्रॉन मतलब फिल करेंगे तभी सही आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा नहीं तो। ठीक है, तो 7s2 5f14 6d10 7p5। तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि जो जो एक्सेप्शनल है, मतलब जो आप लोग को पता है कि जैसे क्रोमियम, कॉपर, ये सारे में ये काम नहीं करेगा। तो ये जो जनरल जो रहता है कि जिसका हाँ काम कर देता है, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं रहता है, उसमें काम कर जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। फिर हम लोग का 120 वाला है वो आप लोग के लिए होमवर्क है, जैसे करके हमने बताया। तो अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं एक काम करूंगा, इसका भी एक शॉर्ट का अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब इस चीज को बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो S, P, D एंड F ब्लॉक जो रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कौन कौन मेटल, कौन कौन नॉन मेटल। तो यहाँ पे द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल कंप्राइजेस 78% ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स। ये बहुत बड़ी बात है कि 78% जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो सारा कोई क्या है, मेटल्स है। बाकी क्या है, नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स भी है, कोई कोई मेटलॉइड्स भी है। तो पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट में अपीयर होते हैं वो सारे कुछ क्या होते हैं कि ज्यादातर मेटल्स होते हैं। मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बहुत बड़ी बात है, मेटल्स क्या है, सॉलिड होते हैं। लेकिन यहां पे भी एक्सेप्शन होते हैं, जैसे मरकरी।
एंड गैलियम और सीजियम का जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है, अगर आप हाथ में रखेंगे तो वो गल जाएगा। तो मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो तो एक्सेप्शन है ही, Hg लिक्विड आपको पता ही होगा। लेकिन गैलियम और सीजियम, ये एग्जांपल आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा एलिमेंट है जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट मेटल होने के बावजूद बहुत कम है। तो ये कितना क्या क्या आएगा, इसका आएगा गैलियम और सीजियम, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सबको पता है यार, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा कुछ 7-8 का ही ज्ञान है यहाँ पे। दे आर मेलिएबल, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल यहाँ पे राइट हैंड टॉप साइड में मिलता है हम लोग को, और उसकी बड़ी बात है क्या है कि ये हॉराइजॉन्टल रो में है और इसके जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज होते हैं। तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि जब पीरियोडिक टेबल हम लोग देखते हैं तब हम लोग को एक चीज देखने को मिलता है कि पहले मेटल, हम लोग पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में, आप लोग फिर से एक बार पीरियोडिक टेबल को देख सकते हैं अगर आपको इच्छा हुआ तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, पहले हम लोग को मेटल मिल रहा है, यहाँ पे मेटल, फिर यहाँ पे भी मेटल मिलता है, इसके बाद यहाँ से नॉन मेटल, और यहाँ पे बीच में मेटलॉइड। मतलब एक मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल का मतलब ये चलता रहता है, ठीक है। तो मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल का क्या होता है, एक मतलब अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन बैठता है, मतलब ऐसे एकदम अच्छा सा मिक्स रहता है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे हम लोग देख लिया। फिर नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। जैसे गैसेस कौन होते हैं, मैंने पहले ही बताया कि नोबेल गैसेस, तो नोबेल का गैस ही नाम है नोबेल गैसेस, तो गैसेस ही होते हैं वो सारे कुछ। तो विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। जैसे बोरॉन एंड कार्बन, उसका एक्सेप्शन रहता है, तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। बोरॉन इज वेरी वेरी हार्ड सॉलिड, तो इसको आपको याद रखना है कि बोरॉन इज अ वेरी हार्ड सॉलिड। उसका जो मतलब ये होता है, वो बहुत ही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उसका, तो इसीलिए वो बहुत ही हार्ड नेचर का होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। फिर उसके बाद और कार्बन में कौन, कार्बन में ग्राफाइट ज्यादातर सॉलिड में फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्राफाइट। इसमें फिर से एक एक्सेप्शन आएगा, कौन, ग्राफाइट। ग्राफाइट क्या है, बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। मोस्ट नॉन मेटालिक सॉलिड्स आर ब्रिटल एंड नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल। मतलब जो ज्यादातर नॉन मेटालिक सॉलिड होते हैं ज्यादातर ब्रिटल होते हैं, मतलब बहुत आसानी से टूट जाते हैं। एंड आर नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल, मतलब मेलिएबल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है, ठीक है। द एलिमेंट्स बिकम मोर मेटालिक एज वी गो डाउन अ ग्रुप एंड द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये सारा कुछ समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, द चेंज फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज नॉट एब्रप्ट एज शोन बाय थिक जिगजैग लाइन। तो ये हम लोग देख लिए थे कि हाँ वो वाला जो पार्ट था कि इसमें एक जिगजैग लाइन बन रहा था, सीढ़ी जैसा बन रहा था, जिसमें नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को, सॉरी नॉन मेटल्स और मेटल्स को सेपरेट करने वाला मेटलॉइड्स लाई कर रहे थे, ठीक है। ये ठीक है। उसके बाद सेमी मेटल्स कहते हैं उन लोगों को, हम मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ यहाँ पे, कंसीडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर द मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर में आप लोगों को अगर इंक्रीज करना होगा तो ये बहुत ही आसान चीज है। आप लोग कैसे करेंगे कि हम लोग को पता है कि फॉस्फोरस नॉन मेटल है, सिलिकॉन उसके बाद ये ग्रुप 15 में आता है, ग्रुप 14 में आता है, ये ग्रुप बेरिलियम कहाँ पे आता है, ग्रुप 2 में आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैग्नीशियम भी उसके नीचे रहता है, और उसके बाद सोडियम भी इसके सामने रहता है। तो सोडियम सबसे ज्यादा मेटालिक, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी भी थिंग है, तो ये तो सही है। उसके बाद क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो देयर आर मेनी ऑब्जर्वेबल पैटर्न्स इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एज वी डिसेंड इन अ ग्रुप और मूव अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। फॉर एग्जांपल, विद इन अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी टेंड्स टू बी हाई इन ग्रुप 1 metals, lower in elements, low towards the middle of the table, and increases to a maximum in the group 17 non metals। तो ये तो सारा कुछ पता है हम लोग को। तो likewise within a group of representative metals, say alkali metals, reactivity increases on moving down the group। तो जितना हम लोग नीचे जाएंगे, जितना वी गो डाउन द ग्रुप, कितना मिलता है, रिएक्टिविटी बढ़ता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। वेरएज इन द विद इन अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्टिविटी डिक्रीज। तो ये किसके लिए होता है, ये होता है मेटल्स के लिए होता है ज्यादातर, मतलब जितना नीचे जाता है उतना रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। लेकिन नॉन मेटल्स के लिए ठीक उल्टा काम होता है। नॉन मेटल्स के लिए क्या होता है, नॉन मेटल्स के लिए जितना नीचे जाता है उतना रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके बाद क्या सकते हैं, व्हाट डू यू प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स फॉलो दिस ट्रेंड्स एंड हाउ वी कैन एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी। To answer this question, we must look into the theories of atomic structure and properties of the atom. In this section, we shall discuss the periodic trends in certain physical and chemical properties and try to explain them. तो वही है कि एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एनर्जी के बारे में कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ट्रेंड्स इसमें हम लोग देखना चाहेंगे, तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं कि ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे क्या क्या होता है, कैसे हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो उस चीज को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करते हैं। सो थैंक यू।